बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, डिफेंस वाक़या जहां पर एक घर में नौजवान अहमद जावेद का कत्ल होता है, उस हवाले से गाहे बगाहे आपको अपडेट दी है मैंने पिछले 3-4 व्लॉग्स में। किस तरह से अपना कत्ल हुआ, क्या मामलात हुए, तफ्तीश के हवाले से मुलज़म कौन कौन थे, कितने बाअसर मुलज़म थे। फिर जो मेरा पिछला व्लॉग था उसमें मैंने अहमद जावेद के वालिद का इंटरव्यू भी किया और उसमें भी तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो उसमें शामिल की। अच्छा, आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कल जब मैं अपना अहमद जावेद के घर गया और उसके वालिद का इंटरव्यू मैंने किया, तो उसके इंटरव्यू के बाद वहाँ पर मैंने अहमद जावेद का जो 3 साल का बेटा था एक, वो उससे मेरी मुलाकात भी हुई, उससे गुफ्तगू भी हुई और उसकी बच्चे की तोतली ज़बान में जो गुफ्तगू थी और जो उसके वालिद के लिए, उसके बाप के लिए एक तड़प थी, एक तलब थी, एक ख्वाहिश थी, वो भी देखने में आई। और उसकी बच्चे की गुफ्तगू सुनकर ना मतलब कि कलेजा जो था ना वो मुंह को आता था, दिल को हाथ पड़ता था, खिंच पड़ती थी। तो यकीन करें कि आंखें जो थी ना वो नम थीं उस वक्त उस बच्चे को देखकर। तो मैं आपके साथ वो गुफ्तगू भी शेयर करूंगा, लेकिन बाद में करूंगा। पहले थोड़ा सा केस के हवाले से बात करूं। अगर वो बच्चे की गुफ्तगू मैंने पहले आपके साथ शेयर की तो शायद मैं अगली गुफ्तगू आपके साथ ना कर सकूं। तो बहरहाल अल्लाह ताला उस ख़ानदान को, उस बच्चे को भी, उसकी वालदा को, उसके वालिद को, उनको सबको सब्र व जमील अता फ़रमाए और उन्हें हिम्मत दे कि ये जो एक उनके साथ सानिया गुज़रा है इसको वो बर्दाश्त कर सकें। तो बात करते हैं पहले इस केस के हवाले से। मैंने जो कल इंटरव्यू किया मियाँ आदिल रशीद का, अहमद जावेद के वालिद का जो इंटरव्यू किया, तो उनकी सारी गुफ्तगू का जो लुब्बे लबाब और जो मेरी समझ में बात आती है ना, वो कुछ इस तरह से मुझे फ़ील हुआ है, या मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन उसके हवाले से कह लें, जो मैं उस टाइम हालात व वाक़यात जो वहाँ पर बने थे मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उनका कहना ये था कि अपना अहमद जावेद और अबू बकर जो हसन खान असला डीलर है उनका नवासा है, उनकी आपस में दोस्ती थी, उनका एक ही ग्रुप था और उस ग्रुप में काफ़ी सारे और भी दोस्त थे, लड़कियां भी थीं और इनकी आपस में अक्सर गैदरिंग हुआ करती थी। अब वो जो लड़की एक टिकटॉकर है ज़ारो बट, जिसका नाम बार बार सामने आ रहा है, उसकी अबू बकर के साथ दोस्ती थी। वो इकट्ठे पार्टीज़ भी करते थे, डिनर भी करते थे, लंच भी करते थे, मुख्तलिफ़ जगह पर उनकी गैदरिंग होती थी। लेकिन पिछले कई हफ्तों से कह लें या कई दिनों से कह लें, उनके दरमियान आपस में कुछ तनाव भी था। वो इकट्ठे तो ज़रूर होते थे, किसी ना किसी जगह पर खाने पर भी इकट्ठे होते थे, पार्टी में भी किसी इकट्ठे होते थे, लेकिन वो वहाँ से निकलने के बाद एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो कुछ बातें इस तरह की करते थे कि जो कि अपना इंतशार फैलाती थीं या आपस में मुखालफत को जन्म देती थीं। तो अहमद जावेद जो था उसका इनके सबके साथ अच्छा ताल्लुक़ था, ज़ारो बट उसकी भी दोस्त थी। तो अहमद बट ने अहमद जावेद ने ज़ारो बट और अबू बकर के दरमियान इस मामले को, इस तनाज़े को ख़त्म करवाने के लिए वहाँ पर गैदरिंग इकट्ठी की थी, जिस जगह पर ये वाक़या हुआ, जिस जगह अहमद जावेद की जान जाती है, वहाँ पर ये इकट्ठे हुए थे। और वहाँ पर इकट्ठे होकर ज़ारो बट, अहमद और माया जो मियाँ विकी का भाई है, ये वहाँ पर मौजूद थे उस घर में। और अहमद जावेद ने अबू बकर को फ़ोन करके वहाँ पर बुलवाया और बुलवाकर उसको मामले को सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, वो ज़ारो और अबू बकर के दरमियान जो एक तनाज़ा था उसको हल करने की कोशिश की। तो उस दरमियान अबू बकर ने कुछ नाराज़गी का भी इज़हार किया कि तुम्हें मुझे यहाँ पर बताना चाहिए था कि किस मकसद के लिए बुला रहे हो। तो बहरहाल ये बातें उनके दरमियान होती रहीं। तो लेकिन इस दौरान उनके कुछ मामला जो है ना, थोड़ी सी गुफ्तो शुनीद पे अबू बकर ने भी को थोड़ा सा नरम रवैया अख्तियार किया और साथ ही अबू बकर ने उसको अहमद को कहा कि यार वो एक दोस्त है अब्दुल्ला, वो साथ आया है तो उसको भी अंदर बुला लें। अच्छा, अहमद जावेद और इनका अबू बकर का एक कंबाइन दोस्त अब्दुल्ला और भी था। तो अहमद ने समझा कि शायद वो अब्दुल्ला है। अहमद और अबू बकर उसको, अब्दुल्ला को लेने के लिए घर के बाहर आए। तो वहाँ देखते हैं तो ये अब्दुल्ला जो था ये वो कंबाइन दोस्त नहीं था, ये कोई और ही अब्दुल्ला था। तो उसने, अहमद ने कहा कि यार मैं तो अब्दुल्ला वो समझा था, तो ये कौन है अब्दुल्ला? तो इस बात उसने कहा ये भी मेरा दोस्त है, तो सारा मामला इसको पता है, तो इसको भी मैंने बुलाया है। तो उसने कहा यार मैंने तुमको अकेले बुलवाया था, तुम किसी और को भी साथ ले हो जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ, मेरा ताल्लुक भी नहीं है। तो इस बात पे अब्दुल्ला बीच में कहते हैं कि इंटरफेयर करता है और कहता है कि मुंडे दी तबीयत जेडी ना कोई ख़राब लगती है,
वावा अथरा लागदा मुंडा, इस किस्म की कोई गुफ्तगू वहाँ पे शुरू हो गई। तो उसने अहमद ने भी उसको कहा कि यार ये कौन है, क्यों इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है। तो इस दौरान उनकी जब तलखी होती है ना, तो उस तलखी के दौरान अब्दुल्ला के मुतल्लिक बताया कि वो गाड़ी में से अपना पिस्टल निकालता है और उसके गनमैन जो होते हैं वो भी आ जाते हैं, और वो ज़बरदस्ती कहता है कि मैं भी अंदर जाऊंगा घर के और ये मेरे गनमैन भी मेरे साथ जाएंगे। तो इस पर अहमद जावेद एहतजाज भी करता है और कहते हैं कि शाउटिंग भी करता है कि यार ये कौन है, किस तरह से इसको तुम ये अंदर आ सकता है, ज़बरदस्ती किसी के घर में आ सकते हैं। इस किस्म की उनके दरमियान गुफ्तगू शुरू हुई और उस गुफ्तगू जो था वो पारा हाई होता गया, और हाई होने के दरमियान उनके दरमियान खासा हार्श जो अपना गुफ्तगू है वो की उन्होंने, एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बीच में से शायद अहमद ने पहले गाली निकाली या अब्दुल्ला ने गाली निकाली, तो उनके दरमियान गालियों का भी तबादला होता है। और कुछ ही देर में जो है ये मामला इस कदर संगीन हो जाता है कि अब्दुल्ला की जानिब से कहते हैं कि इस तरफ से दूसरी पार्टी की तरफ से फायरिंग की जाती है, और जिसमें अहमद जावेद जो है वो मारा जाता है। उसके बाद के हालात, जब गोली चलती है तो माया और बाकी दूसरे जो वहाँ पर लोग होते हैं वो भी सारे एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। हालात इस किस्म के देख के सब जो है वो हैरान और परेशान हो जाते हैं, और फिर वो गनमैन अंदर भी घर के आते हैं, घर के अंदर भी फायरिंग करते हैं, फिर घर के बाहर फायरिंग करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में आपने देखा हुआ सारा जो सीन है उस फायरिंग का। तो ये इस तरह से मामला तो है, और इस तरह से ये वो वाक़या जो है रूनुमा हुआ। मेरी जो समझ है, जो अक्ल समझ है, मुझे तो यही समझ आ रही है। लेकिन अब असल बयानात जो माया के हैं, असल बयानात उन लड़कियों के हैं, अबू बकर का क्या बयान है और उसका अब्दुल्ला का क्या बयान है, अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वही बेहतर बता सकते हैं इस मुतल्लिक। माया के मुतल्लिक आपको बताऊं कि माया ने जब माया को पहले गिरफ्तार किया जाता है फिर छोड़ दिया जाता है, तो नेक्स्ट डे माया अफसोस के लिए मियाँ आदिल रशीद के पास उनके घर जाता है। वहाँ पर जब वो माया को देखते हैं आदिल रशीद साहब, तो वो उसको नहीं जानते थे, सिर्फ वो हॉस्पिटल में उनकी मुलाकात हुई थी। तो फिर जब वो थोड़ा सा उनको तदफीन से वो फारिग होते हैं, तो उस दौरान उनके पास वहाँ पर पुलिस अफसर भी आए होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, ऑपरेशन के। तो इस केस के हवाले से ही फिर वो माया उन पुलिस अफसरान के सामने भी अपना तमाम तर बयान उसी तरह दोहराता है जिस तरह से वो हॉस्पिटल में उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि वहाँ पर किस तरह से क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या किया, किसने किसको गाली निकाली, तनाज़ा क्या था, झगड़ा अबू बकर का और ज़ारो भट्ट का था। मतलब ये सारी चीज़ें जो वहाँ पर क्राइम सीन हुआ है उस हवाले से तमाम तर इन्फॉर्मेशन उन पुलिस अफसरान की मौजूदगी में उसके वालिद को भी बयान करता है। फिर उसके बाद माया को दोबारा जो है पुलिस वो बुलवा लेती है या दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। वो जेर हिरासत है माया, अभी तक पुलिस की वो लड़कियां भी जेर हिरासत है। उसके बाद अबू बकर जो है वो और प्लस 3 गनमैन जो हैं वो पेश हो जाते हैं पुलिस के पास, जबकि मेन मुलजम अब्दुल्ला के मुतल्लिक जो बताया गया है वो ये है कि वो उसने ज़मानत करवा ली है और वो ज़मानत करवा के जो है वो शामिल तफ्तीश हो रहा है इस मामले में। तो ये केस अभी इस तरह से चल रहा है। आज पुलिस अफसरान से, इन्वेस्टिगेशन के पुलिस अफसरान से मियां आदिल रशीद साहब की मुलाकात भी थी, और उन्होंने इस केस के हवाले से जो अब तक की डेवलपमेंट हुई है, जो अब तक की उन्होंने तफ्तीश की है, जो बयानात हैं मुलजमों के और वहाँ से जो लड़कियां जेर हिरासत रखी हुई हैं पुलिस ने उनके बयानात प्लस माया के बयानात, वो तमाम तर उनके साथ उन्होंने डिस्कशन भी की है और उनका मौक़िफ़ भी लिया है। और इस हवाले से उन्होंने मज़ीद उनसे पूछ-गछ की है अपना मियां आदिल रशीद साहब से कि वो इस केस में अगर कुछ और अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं, उन्हें किसी और को नामज़द करना है या जो भी मामला इस केस के हवाले से हैं वो आज उनके साथ डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो ये सारी बातें कल इंटरव्यू में भी उन्होंने कही थी कुछ। अच्छा, मैं जब वहाँ पर इंटरव्यू के लिए गया ना, तो मैं आदिल रशीद साहब के साथ जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उस शख्स को बड़े हौसले में देखा। मैं देख रहा था, बल्कि और भी मेरे काफ़ी और दोस्त वहाँ पर मेरे जानने वाले जो थे पुराने, कुछ में कुछ पुलिस अफसर भी थे और कुछ प्राइवेट लोग भी थे, वो भी, उनसे भी मेरी वहाँ पर मुलाकात हुई जो आदिल रशीद साहब के भी दोस्त थे, उनके जानने वाले थे, उनके साथ भी मेरी डिस्कशन हुई। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि यार जब से इसका आदिल रशीद का बेटा मर्डर हुआ है ना, तब से लेके अब तक हम इस बंदे को बड़े हौसले में देख रहे हैं और ये बड़ी हिम्मत से जो है अपने मामलात को जो है लेकर चल रहा है, अपनी फैमिली को और ताज़ियत के लिए आने वाले लोगों के साथ जिस तरह से वो डील कर रहा है, जिस तरह से उनको मिल रहा है, तो ये शख्स बड़े हौसले में है और ये किसी आम बंदे का काम नहीं है। और ये इसको अल्लाह ताला की तरफ से एक कह ले कि इनायत है उस पर, या एक ख़ास करम है कि वो इतना बड़ा सानिया कि एक लौता बेटा आपका,
ٹھیک ہے، اور آپ خود بھی جو ہے وہ ایک ایسے پیشنٹ ہوں کہ آپ کو اپنی لائف کے متعلق بھی کچھ نہیں پتا کہ کل کا دن میں نے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا۔ اللہ پاک انہیں بھی صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کی زندگی لمبی کرے۔ اور خیر پھر اس کے بعد میں نے انٹرویو کیا، اور انٹرویو کے دوران بھی انہوں نے بڑی کہہ لیں کہ بڑی بردباری سے اور بڑے حوصلے سے تمام تر باتوں کا جواب دیا، تمام تر گفتگو کی انہوں نے، اور مجھے کہیں ایسے فیل نہیں ہوا کہ اس بندے کے اندر سینے میں جو ہے وہ غم کا ایک پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ ایسا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی فیل نہیں ہوا۔ انٹرویو کے بعد جب فارغ ہوئے تو انہوں نے احمد جاوید کا جو بیٹا ہے ایک 3 سال کا، یوسف احمد، یار وہ بہت ہی پیارا، بڑا ہی خوبصورت بچہ، اور اس کو دیکھ کے وہ اندر گھر میں ننگے پیر پھر رہا تھا، جوتی نہیں اس نے پہنی ہوئی تھی، تو وہ گھر کے اندر باہر گراج والی سائڈ پر دروازے سے اس کو کہا کہ بیٹا باہر آؤ، تو وہ باہر آنے سے پہلے ان کا میں نے شوز نہیں پہنے ہوئے، وہ توتلی زبان میں جو بول رہا تھا تو آپ یقین کریں کہ بس اس بچے کی گفتگو سن کر، گفتگو دیکھ کر جو ہے وہ دل کو کھنچ پڑ رہی تھی، آنکھوں میں نمی سی آ گئی اس بچے کی گفتگو سن کے۔ اور اس کی جو وہ گھر میں بتا رہے تھے کہ وہ مطلب کہ صبح سے لے کے شام تک، رات تک جو ہے سارے گھر میں بابا بابا کرتے کرتے اپنے والد کو تلاش کرتا رہتا ہے اور آوازیں دیتا رہتا ہے۔ اس کو بچے کو کیا معلوم کہ میرا باپ کہاں چلا گیا، اس کے ساتھ کیا بیتی ہے، اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے۔ بچپن میں ہی اتنی کم عمری میں، 3 سال کی عمری میں جو ہے یتیمی کے سائے جو ہیں وہ اس بچے پر پڑ چکے ہوئے ہیں۔ وہ بالکل تمام تر ان باتوں سے انجان، بے خبر، گھر میں بھاگتا پھر رہا ہے اپنے والدہ کے ساتھ، اپنے دادا کے ساتھ، جو اپنے دوسرے فیملی ممبران ہیں ان کے ساتھ بار بار وہ ایک ہی چیز ڈسکس کرتا ہے۔ اچھا 2-3 فکرے اس نے بچے نے وہاں پر کہے میری موجودگی میں، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہ مطلب معصوم بچہ چھوٹا سا، اور ایک توتلی زبان میں کس قدر اس کی گفتگو میں معصومیت ہوگی، کس قدر تڑپ ہوگی اس کی۔ وہ اپنے دادا کو نام لے کے پکارتا ہے، اور وہ ان کو کہتا ہے عادل صاحب، عادل صاحب کہہ کے بلاتا ہے۔ اب جب انہوں نے بلایا اس کو، تو وہ کہتا ہے عادل صاحب کو، عادل صاحب میرے بابا کا ڈالا کہاں ہے؟ وہ ویگو ڈالا کوئی ہوگا ان کا ڈبل کیبن، تو اس کے مطلب میرے بابا کا ڈالا کہاں ہے؟ عادل صاحب میرے بابا کدھر ہیں؟ میرے بابا کب آئیں گے؟ تو یہ 3-4 فکرے جب اس نے بچے نے وہاں پر بولے تو بڑی کھچ پڑی۔ ہر صاحب اولاد کے لیے جو ہے مطلب کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ تو میں جب اس کی بچے کی گفتگو سنی، میں نے اس کی باتیں سنی، میں نے تو میری بس آنکھوں میں نمی سی آ گئی، اور میرے سے بس وہ دیکھا نہیں گیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو، بڑا ہی پیارا، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی معصوم سا بچہ ہے، اس بچے کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اس کو، بچے کو، اس کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اس کے نصیب اپنے باپ جیسے ضرور ہوں، لیکن جو اختتام اس کے والد کی زندگی کا ہوا ہے، ایسا اختتام پروردگار کسی کو بھی نہ دکھائے زندگی کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے دیگر جو اپنا اہل خانہ ہیں انہیں بھی اپنا صبر و جمیل عطا فرمائے، اور ان کو اس غم کو برداشت کرنے کی ہمت دے۔ اور میں بلکہ اینڈ میں جو ہے اس کی بچے کی تصویر یا وہ ویڈیو میرے پاس اویلیبل ہے، لیکن میں وہ شیئر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ ان کے اہل خانہ نہیں چاہتے، ان کی طرف سے اجازت نہیں ملی۔ خاص کر جو اپنا اس کے یوسف احمد جو ہے بچہ، اس کے دادا میاں عادل رشید کی طرف سے ان کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا احمد جاوید جو تھا وہ یہ نہیں چاہتا کہ چاہتا تھا کہ بس یہ بیٹا جو ہے اس کی کوئی ویڈیو یا اس قسم کی چیزیں کوئی سوشل میڈیا پر ڈالی جائے، یا سمجھ لیں کہ اس کی یہ وصیت تھی۔ تو اس حوالے سے جو ہے ہم معذرت چاہتے ہیں، تو اس کی بچے کی پکچر یا اس کی کوئی ویڈیو جو ہے وہ آپ بھی شیئر مت کیجیے گا۔ تو یہ ان کی طرف سے اجازت نہیں تھی، اس وجہ سے اس کی بچے کی پکچر یا ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھا رہا۔ تو اس کیس کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی، اور جو اس کی بچے کی، معصوم بچے کی گفتگو میں نے سنی، وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو اس کا امید کرتے ہیں کہ اس کیس کے حوالے سے ہماری جو پولیس ہے، ہمارے جو افسران ہیں، وہ اس کا فیصلہ میرٹ پر کریں گے۔ اور بلکہ میاں عادل رشید جو ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے، انہوں نے بھی بارہا مجھے یہی بات کہی کہ ہم کسی بے گناہ کو جو ہے وہ گنہگار نہیں کروانا چاہتے، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی گنہگار جو ہے وہ بھی چھوٹ جائے۔ جو اس کیس میں جس کا جتنا گناہ ہے، جس کا جتنا کردار بنتا ہے، اسے اس کے حساب سے، اس کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ میرا بیٹا تو اس دنیا سے چلا گیا۔ اگر انہوں نے ایک بات بڑی کی، مجھے بڑی وہ بات دل کو بھی لگی، اس نے کہا اگر جو ایکٹ ان ملزموں نے کیا ہے میرے بیٹے کے ساتھ،
मेरे बेटे को मार डाला। बासर लोग हैं, वो ताकतवर लोग हैं, कोई नहीं, ऊपर अल्लाह ताला की भी अदालत है। यहाँ पर हम कानूनी जंग पूरी लड़ेंगे, मुकम्मल कोशिश करेंगे कि उनको सज़ा दिलवाई जाए। और जो उन्होंने बात की ना, उन्होंने एक तो पहले मुझे ये कहा कि यार ठीक है, ये पार्टियाँ, एक हल्का अहबाब मेरे बेटे का था, उससे कोई ऐसा गुनाह तो नहीं हो गया था कि यार उसको मार ही दिया जाए। चलो अगर झगड़ा हो गया, उसने कुछ, अगर उसने मेरे बेटे की तरफ से भी कोई ज़्यादती हो गई है, उसने कुछ गलत बोल दिया है, तो यार उसको मार पीट लो, कुछ नहीं तो यार उसके पाँव में गोली मार लो। तुमने तो उसकी जान ही ले ली, मेरी दुनिया ही उजाड़ दी तुम लोगों ने तो। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये एक्ट मेरे बेटे की तरफ से होता किसी दूसरे के साथ, तो वो कहते हैं कि जी ईमानुल्लाह, मैं अपने बेटे को खुद जाके पुलिस के हवाले करके आता और कहता कि भाई इसने जो किया है, इसका जितना गुनाह है, इसको उसके मुताबिक सज़ा दी जाए, इसको उसके मुताबिक अपना इसके साथ वही सलूक किया जाए जो किसी मुलज़म के साथ किया जाता है। तो कहता है मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ ज़्यादती नहीं होगी, ना मुलज़मान के अहले खाना जो बाअसर हैं वो भी मेरे साथ ऐसी ज़्यादती नहीं करेंगे, और पुलिस अफसरान जो हैं वो भी ऐसा कुछ एक्ट नहीं करेंगे जिससे कि मैं मजबूर हूँ कि मैं भी जो है किसी मामला जो है मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँ, या अगर मेरा कहीं भाई कोई बस नहीं चलेगा तो फिर ऊपर अल्लाह ताला की अदालत मौजूद है और उसका इंसाफ जो है वो फिर पूरी दुनिया देखती है। ये मियां आदिल रशीद साहब ने कहा था। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इस केस की तफ्तीश का रुख किस तरफ जाता है। बाअसर मुलज़मान जो हैं उन्हें कोई रियायत तो नहीं दी जाएगी, उनके साथ कोई सख्ती की बजाय नरमी तो नहीं की जाएगी, अफसरान उनसे नरमी से तो नहीं पेश आएंगे, या इस कत्ल के जो असल मुलज़मान हैं उनका भार कुछ कम करके किसी दूसरी तरफ तो नहीं कन्वर्ट किया जाएगा, या माया के हवाले से चल रहा था कि शायद माया पर ये भार डाला जाए, या वो जो गनमैन हैं उनके ऊपर ये जो है भार डाल के तो बाकियों को कोई फेवर दे दी जाए। ये आने वाले दिनों में जो तफ्तीश होगी, तो जो ज़िम्नियाँ लिखी जाएंगी, तो उससे पता लगेगा कि मामला किस रुख जा रहा है और ऊँट किस करवट बैठेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।